हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकेन्स टॉक। तो फ्रेंड्स, ये आपका यूपीआई बिजनेस जेई मैकेनिकल मॉक टेस्ट का पार्ट नंबर 2 है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोड कर दिया, जहां पे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन 50 सॉल्व करवाया था। ये आपका 51 टू क्वेश्चन नंबर 100 तक इसमें हम सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी ने पार्ट नंबर 1 देखा होगा, और जिन लोगों ने पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है, आप लोगों को इस वीडियो के सीरीज का प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां जाकर डायरेक्टली पार्ट 1 देख सकते हैं। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका ये वीडियो 4 पार्ट में आने वाला है। तो पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ये हम पार्ट 2 सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद मैं आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ वन लेयर ऑफ लिक्विड ओवर अनदर एडजेसेंट लेयर। मतलब आपसे लिक्विड की वह प्रॉपर्टी पूछ रहा है जो आपस में एक दूसरे को फ्लो करने में रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होती है? सरफेस टेंशन, कंप्रेसिबिलिटी, कैपिलरिटी या विस्कोसिटी। फ्रेंड्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो आपस में लिक्विड की लेयर्स को फ्लो करने में रेजिस्टेंस क्रिएट करती है। अगर हम बात करें विस्कोसिटी की, तो फ्रेंड विस्कोसिटी से आपसे यहाँ पे दो मेन क्वेश्चंस बनते हैं कि डायनेमिक विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, और इनकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो आपको मैं हर एक को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए, अगर हम सी स्ट्रेस की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, या इसको हम म्यू इक्वल टू डी यू बाई डी वाई में लिखते हैं। ठीक है, तो जो आपका ये म्यू होता है, इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी या डायनेमिक विस्कोसिटी। तो जो आपका म्यू होता है, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, ये आपका होता है डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक, अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की, तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल सेकेंड। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम बोलते हैं पास्कल, तो इसीलिए इसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या इसको हम बोल सकते हैं पास्कल सेकेंड। अगर हम सीजीएस की बात करें, तो इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो आपकी होती है पॉइस। ठीक है, और आपका वन पॉइस होता है, वन पॉइस इक्वल टू होता है आपका 0.1 पास्कल सेकेंड। ठीक है, और वन पॉइस आपका होता है किसके इक्वल? वन पॉइस आपका होता है 100 सेंटी पॉइस के इक्वल, 100 एंटी वाइज के ऊपर। ठीक, तो ये आपका हो गया डायनेमिक विस्कोसिटी। बट एक आपका होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, ये आपका होता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये होता है आपका रेशियो किसका? डायनेमिक विस्कोसिटी का और डेंसिटी का। ये आपका जो है डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का रेशियो होता है, जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। और जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो आपकी होती है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो आपको ये याद रखना है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो आपकी होती है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और ये वन स्ट्रोक, इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है वो आपकी स्ट्रोक होती है। और वन स्ट्रोक आपका इक्वल होता है 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर हम बात करें सेंटी स्ट्रोक की, तो होता है आपका वन स्ट्रोक इक्वल टू 100 सेंटी स्ट्रोक। ठीक है, तो फ्रेंड आपको इतनी चीजें आपको जो है विस्कोसिटी से रिलेटेड आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर। तो वेंचुरीमीटर की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं? फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने ऑलरेडी जो है 150 प्लस मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और आपका मेट्रोलॉजी इंस्ट्रूमेंट, मैंने इसके 150 प्लस आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं पूरे इंस्ट्रूमेंट को। आई होप आप सभी ने इस वीडियो को देखा होगा। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को विजिट करिए, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी मैकेनिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो आप वहां पर जाके, मैंने इन वीडियो को सेट 1 से लेके सेट 10 तक अपलोड किया है, जिसमें मैंने आपको छोटे छोटे पार्ट्स में पूरे 150 प्लस इक्विपमेंट एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एग्जाम से पहले आप इन सभी वीडियोस को 2x स्पीड करके देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। ठीक है, हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोलता है वेंचुरीमीटर इज यूज टू मेजर, मतलब वेंचुरीमीटर की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं? पहला ऑप्शन बोलता है वेलोसिटी, सेकंड ऑप्शन बोलता है प्रेशर, थर्ड ऑप्शन बोलता है डिस्चार्ज, और फोर्थ ऑप्शन बोलता है प्रेशर डिफरेंस। पर ध्यान रखिएगा, वेंचुरीमीटर की हेल्प से जो है हम अपना डिस्चार्ज को मेजर करते हैं। अगर हम बात करें कुछ ऐसी डिवाइस जो हम फ्लो रेट और डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, तो आपका तो फर्स्ट हो गया वेंचुरीमीटर ही हो गया, सेकंड आपका हो गया रोटामीटर, सेकंड आपका हो गया रोटामीटर, और थर्ड आपका हो गया ओरिफिस मीटर। ये आपके तीन मेन डिवाइसेज डिवाइसेज हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं
फ्लो रेट या डिस्चार्ज को मेजर करने के लिए। अगर हम बात करें वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो वेलोसिटी को मेजर करने के लिए फ्रेंड्स हम पिटॉट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, पिटॉट ट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि ये बताइए कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज की वैल्यू क्या होती है वेंचुरीमीटर की। तो वेंचुरीमीटर की कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज सीडी की वैल्यू आपकी होती है 0.98 और ओरिफिस मीटर की आपकी डिस्चार्ज की वैल्यू होती है 0.6। तो आपको ये दोनों वैल्यूज भी याद रखनी है, इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोलता है द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज गिवन बाय। तो यहाँ पे आपसे सेंट्रीफ्यूगल पंप की स्पेसिफिक स्पीड पूछ रहा है, तो क्या होगा एन अंडर रूट क्यू डिवाइड बाई एच की पावर 2/3 या एच की पावर 3/4 या ओनली एच या एच की पावर 5/4। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एन अंडर रूट क्यू डिवाइड बाई एच की पावर 3/4। तो अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें तो आपका यहाँ पे स्पेसिफिक स्पीड स्पीड होता है एन अंडर रूट क्यू डिवाइड बाई एच की पावर 3/4। और यहीं पे अगर हम पंप टरबाइन की बात करते हैं तो आपका टरबाइन के केस में फॉर्मूला बन जाता है एन अंडर रूट पी एच की पावर 5/4। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं कि टरबाइन के केस में क्या फॉर्मूला बनता है स्पेसिफिक स्पीड का, और सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में क्या फॉर्मूला बनता है आपका स्पेसिफिक स्पीड का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट प्रेशर गिवन दैट पी एटमॉस्फेरिक इक्वल टू 1.03 बार एंड पी गेज इक्वल टू 35 बार। तो आपको यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर की वैल्यू निकालनी है। आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और गेज प्रेशर दिया हुआ है, तो इसको निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, पी एब्सोल्यूट इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक प्लस पी गेज। तो आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या है 1.03 प्लस 35, तो क्या बनेगा आपका 36.03 बार। ठीक है, अब देखिए आपसे एग्जाम में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको एमपीए में मतलब मेगा पास्कल में दिया हुआ है। आप लोग कई लोग क्या गलती करेंगे 36.03 निकाल लेंगे और यहीं पे आपको मिल जाएगा 36.03। आप लोग ऑप्शन सी को टिक कर देंगे, बट ये ऑप्शन फिर गलत है क्योंकि यहाँ पे मेगा पास्कल है और यहाँ पे आपने इसको बार में निकालना है। तो आपको इस बार को जो है मेगा पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आपको मिलेगी। तो आपको ये याद होगा कि 1 बार इक्वल टू होता है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं 10⁵ पास्कल। जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, आपको मिलेगा 3.603 मेगा पास्कल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही है, 3.603 मेगा पास्कल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं अगला क्वेश्चन देखिए 55 नंबर क्या है। क्वेश्चन बोलता है इफ द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड मतलब NPSH रिक्वायरमेंट फॉर द पंप इज नॉट सेटिस्फाइड, मतलब हमारे पास कोई पंप है और उसका जो NPSH है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है? तो उस केस में क्या होगा। पहला, नो फ्लो विल टेक प्लेस, कोई भी फ्लो नहीं होगा, कैविटेशन हो जाएगा, एफिशिएंसी लो हो जाएगी, या बहुत ज़्यादा पावर खर्चा होगी। फ्रेंड बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। फ्रेंड इसका ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, कैविटेशन पंप। क्योंकि अगर किसी पंप का NPSH मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो उस केस में आपका कैविटेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें फ्रेंड्स कैविटेशन क्या होता है या NPSH क्या होता है, पहले ये बात कर लेते हैं। तो आपका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है, इसकी जो डिफिनेशन होती है देख लीजिए क्या है। इट इज डिफाइंड एज द नेट हेड डेवलप्ड एट द सक्शन पोर्ट ऑफ द पंप इन एक्सेस ऑफ द हेड ड्यू टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। मतलब वेपर लिक्विड के वेपर प्रेशर के एक्सेस में जो आपका नेट हेड डेवलप हो रहा है सक्शन पोर्ट पे पंप के, उसी को हम बोलते हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका डिफिनेशन हो जाता है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का। अगर हम बात करें कि आपका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड हमेशा जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आपका नेट पॉजिटिव सक्शन जो है पॉजिटिव होना चाहिए जिससे कि हमारे लिक्विड में बॉइलिंग ना होने पाए, मतलब कैविटेशन ना होने पाए। क्योंकि अगर लिक्विड में बॉइलिंग या कैविटेशन हुआ तो उस केस में आपका पंप जो है डैमेज भी हो सकता है। फ्रेंड एक आपका होता है NPSH अगर जीरो हुआ, ठीक है, NPSH अगर जीरो हो गया तो उस केस में आपका बॉइलिंग और कैविटेशन का फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखना है अपने को कि NPSH जो है पंप का हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है, एक आपको होता है फ्रेंड थॉमस कैविटेशन पैरामीटर। तो ये सिंपल आपसे इससे सीधे फॉर्मूला पूछता है कि थॉमस कैविटेशन पैरामीटर किन दो चीज़ों का रेशियो है। तो आपको बस याद रखना है ये थॉमस कैविटेशन पैरामीटर है
वो आपका नेट पॉजिटिव सक्शन हेड और आपका टोटल हेड का रेशियो होता है। तो अगर इसको हम फॉर्मूले में देखें, ये फ्रेंड्स आपका फॉर्मूला बन जाता है थॉमस कैविटेशन पैरामीटर का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स कैविटेशन क्या होता है, तो देखिए कैविटेशन क्या होता है। कैविटेशन एक ऐसा फिनोमिना होता है जहाँ पे हमारे वेपर बबल्स का फॉर्मेशन होता है फ्लोइंग लिक्विड में, उस रीजन में जहाँ पे हमारे लिक्विड का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से डाउन हो जाता है। ठीक है, और जब वो हमारा फ्लो जो है हाई रीजन में जाता है, हाई प्रेशर रीजन में जाता है, तो वहाँ पे वो बबल्स जो बने हुए हैं वो आपस में कोलैप्स होने लगते हैं, जिसके कारण हमारा बहुत ही हाई प्रेशर वेव क्रिएट होता है और वहाँ पे जो है हमारा कैविटेशन का चांसेस होता है और हमारा पंप जो है वहाँ पे फेल हो जाता है। ठीक है? तो ये होता है आपका फिनोमिना कैविटेशन का। ठीक है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज सुटेबल फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई हेड। तो कौन सा पंप ऐसा है जो स्मॉल डिस्चार्ज और हाई हेड्स के लिए सूटेबल है। पहला आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, दूसरा आपका एक्सियल फ्लो पंप, तीसरा है आपका मिक्स्ड फ्लो पंप, या चौथा है आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। ध्यान रखिएगा स्मॉल डिस्चार्ज और हाई हेड्स के लिए जो है हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप जो है सुटेबल होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। अब मैं प्रॉपर आपको जो है सेंट्रीफ्यूगल पंप के बीच में और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बीच में प्रॉपर आपको डिफ्रेंशिएशन करके दिखाता हूँ। देखिए अगर हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की बात करें, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो आपका डिस्चार्ज होता है वो आपका कंटिन्यूअस और स्मूथ होता है, जबकि आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप में आपका डिस्चार्ज जो है फ्लक्चुएटिंग और पल्सेटिंग होता है। सेकंड पॉइंट बात करें हम, तो आपको जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड को हैंडल कर सकता है विद लो प्रेशर, जबकि आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी को हैंडल करता है विद हाई प्रेशर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, इट कैन बी यूज फॉर लिफ्टिंग हाईली विस्कस लिक्विड, मतलब जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है उन लिक्विड्स को हम सेंट्रीफ्यूगल पंप की हेल्प से उठा सकते हैं, और इसका इस्तेमाल हम करते हैं ओनली लिफ्टिंग फॉर लेस विस्कस फ्लूइड्स को। ठीक है, बाकी अगला पॉइंट है कि इट इज यूज फॉर लार्ज डिस्चार्ज, तो स्मॉलर मतलब स्मॉलर हेड और लार्ज डिस्चार्ज के लिए हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का इस्तेमाल करते हैं, जबकि स्मॉल डिस्चार्ज और हाई हेड के लिए हम जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप का इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, पढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्चार्ज ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप इज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्चार्ज मतलब क्यू जो है किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो फिर ध्यान रखिएगा क्यू जो है आपका डायरेक्टली एन के प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्चार्ज जो है उसकी इम्पेलर की स्पीड के प्रोपोर्शनल में होता है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें, तो क्यू मतलब आपका होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, टी आपका होता है इम्पेलर डायमीटर, एन आपका होता है रोटेशनल स्पीड शाफ्ट की, एच आपका होता है प्रेशर या हेड डेवलप जो होता है, और पी फ्रेंड्स आपका होता है शाफ्ट की पावर। तो मैं आपको कुछ रिलेशन दिखाता हूँ, ये आपको कुछ रिलेशन इसको आपको याद रखना है। Q इक्वल टू एन वन बाई एन टू और डी वन बाई डी टू, एच इक्वल टू एन वन बाई एन टू का होल स्क्वायर और डी वन बाई डी टू का होल स्क्वायर, और P इक्वल टू एन वन बाई एन टू का होल क्यूब और डी वन बाई डी टू का होल क्यूब। फ्रेंड्स यहाँ पे कहीं डाउट होता है कि किसी की पावर जो है 5 में होती है, तो बहुत रेयर केस होता है। आपसे जो जेई में एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो आपसे इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है जेई के पेपर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इनमें से कौन सी आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास, टेम्परेचर, एनर्जी या वॉल्यूम। वह इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो आपकी मास से इंडिपेंडेंट होती है, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी देखिए, टेम्परेचर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। टेम्परेचर जो है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपको जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास ट्रांसफर, तब मास पे जो डिपेंड नहीं करती है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का फ्रेंड रेशियो को भी हम बोलते हैं क्या, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, प्रेशर, स्पेसिफिक इंथैल्पी, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब फ्रेंड्स आपको जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये सब जो है मास पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फ्रेंड जो है आपकी मास पे डिपेंड करती है, सिस्टम के मास पे डिपेंड करती है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे कि इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, मास, वॉल्यूम, एंट्रोपी, वेट, ये सब जो है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। एक बार ध्यान रखना है आपको, जितनी भी स्पेसिफिक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं
वो सभी जो है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर वो स्पेसिफिक हो जाती है, मतलब उसमें अगर स्पेसिफिक टर्म लगा दिया जाता है, तो वो जो है आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अगर खाली हम एंथैल्पी की बात करें तो एंथैल्पी जो है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बट यहाँ पे स्पेसिफिक लगा देने से ये आपकी जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम मास से डिवाइड करते हैं तो मास से ये इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है द वैल्यू, सबसे आसान क्वेश्चन है फ्रेंड ये। द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 1 फॉर टॉपिक प्रोसेस में अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो उस केस में हम कौन सा प्रोसेस अचीव करते हैं, तो उस केस में फ्रेंड्स हम जो है आइसोथर्मल प्रोसेस को अचीव करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही है। ठीक है, बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे अगला क्वेश्चन बोलता है आपसे कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग है सुटेबल फॉर विच ऑफ द मटेरियल लिस्टेड बिलो। तो कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग किसके लिए सुटेबल है, बताइए आप लोग। ब्रास के लिए, जिंक के लिए, टिन के लिए, या लेड के लिए। पर ध्यान रखिएगा, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग जो है ब्रास के लिए सुटेबल होती है। ठीक है, अगर हम बात करें हॉट चैम्बर और कोल्ड चैम्बर के बारे में, तो अगर हम हॉट चैम्बर की बात करते हैं तो हॉट चैम्बर प्रोसेस जो होता है मोस्ट सुटेबल होता है फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट एलॉयज। ठीक है, तो जिन एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है वो हॉट चैम्बर प्रोसेस से कास्टिंग की जाती है। जैसे कि आपका जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, टिन हो गया, लेड हो गया, ये सब जो है आपके लो मेल्टिंग पॉइंट के एलॉयज हैं और इनकी कास्टिंग हम जो है हॉट चैम्बर प्रोसेस से करते हैं। अगर हम बात करें कोल्ड चैम्बर प्रोसेस की, तो कोल्ड चैम्बर प्रोसेस जो होता है इज मोस्ट सुटेबल फॉर हाई मेल्टिंग पॉइंट एलॉयज। ठीक है, जो हाई मेल्टिंग पॉइंट एलॉयज होते हैं उनकी कास्टिंग हम कोल्ड चैम्बर प्रोसेस से करते हैं। जैसे कि आपका हो गया क्या, एल्युमिनियम हो गया, आपका एल्युमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कॉपर हो गया, ये सब आपके हाई मेल्टिंग पॉइंट के एलॉय हैं और इसकी कास्टिंग हम जो है कोल्ड चैम्बर प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है द लामीज थ्योरम एप्लीकेबल ओनली फॉर, तो जो आपका लामीज थ्योरम होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो ध्यान रखिएगा लामीज थ्योरम जो है आपका कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगर हम लामीज की बात करें फ्रेंड, तो लामी का थ्योरम जो होता है कैसे हम इसको लिखते थे अपने कॉलेज टाइम में। मान लीजिए कोई तीन फोर्सेज हैं, मान लीजिए एफ, ये आप ये मान लीजिए F1 है, ये आपका F2 है, ये आपका F3 है। ठीक है, ये आपका अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं, इसको हम अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। तो F1 के आगे नीचे साइन अल्फा आ जाता है, F2 के नीचे जो है आपका साइन गामा और साइन ये बीटा है आपका। सॉरी सॉरी, F1 के आगे साइन अल्फा, F2 के आगे साइन, ये आपको गामा मान लेते हैं, साइन गामा, और F3 के आगे आपका साइन बीटा। मतलब क्या है, if three coplanar and concurrent forces acting on a particle keep it in equilibrium, then each force is proportional to the sine of the angle between the other two and the constant of proportionality is the same। तो इसको हम बोलते हैं लामीज थ्योरम। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तुम्हारा अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें से कौन सा आपका स्केलर क्वांटिटी नहीं है। तो जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो आपका जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इस केस में इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला से हो जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की डिफिनेशन क्या होती है, जो आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, जो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है द फिजिकल क्वांटिटी विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बट जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है वह ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जहाँ पे दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका एक न्यूमेरिकल दिया हुआ, क्या बोलता है 25 मिलीमीटर डायमीटर वाटर जेट हैविंग ए वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड impinges on a plane smooth plate at angle of 60 डिग्री to the normal of the plate the impedance, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, प्लेट आपको नहीं दिया हुआ है, मतलब ये प्लेट की बात कर रहा है, यहाँ पे जो फिक्स कर दिया है इस प्लेट को, ये प्लेट फिक्स है और यहाँ पे जो है जेट की थैली जहाँ पे एक धारा मार रहा है। ठीक है, ये आपकी जेट है, ठीक है, ये आपकी जेट है और जो इसका एन की वैल्यू दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ 60 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये आपका नॉर्मल फोर्स है एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम निकाल लेंगे 60 30 90 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका इसका फॉर्मूला लगता है फिर नॉर्मल फोर्स का, वो आपका लगता है 2 a v² साइन ऑफ थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए ए की वैल्यू भी दिया हुआ है, एरिया क्या पाई/4 डी स्क्वायर लगाएंगे, आपको डी दिया हुआ 75 और वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 12
और थीटा फ्रेंड्स आपको क्या निकला हुआ, थीटा आपका निकला हुआ 30, मतलब थीटा जो है इसकी वैल्यू को हम लेते हैं तो आपका 30 डिग्री आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एफ एन की वैल्यू मिल जाएगी 317.925 न्यूटन। तो इस केस में ऑप्शन नंबर बी देखिए, इस केस में क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने अगले क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन है द पर्पज ऑफ सर्ज टैंक इन ए पाइपलाइन। तो फ्रेंड्स सबसे आसान क्वेश्चन है कि सर्ज टैंक का फंक्शन क्या होता है पाइपलाइन में। तो ऑप्शन डी देखिए, टू रिलीव प्रेशर ड्यू टू वाटर हैमर। वाटर हैमर के द्वारा जो प्रेशर होता है उसको रिलीव करने के लिए हम सर्ज टैंक का इस्तेमाल करते हैं। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। तो अगला क्वेश्चन है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाटर हैमर इन द फ्लो ऑफ लिक्विड सो ए पाइप डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो वाटर हैमर का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड नहीं करता है, लेंथ ऑफ पाइप पे, प्लास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पाइप मटेरियल पे, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड पे, या टाइम ऑफ वाल्व क्लोजर। तो आप ध्यान रखिएगा लिक्विड के टेम्परेचर पे जो हमारा वाटर हैमर का इफेक्ट डिपेंड नहीं करता। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले मैं आपको वाटर हैमर को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए क्या डेफिनेशन है। When a liquid flowing through a long pipe is suddenly brought to rest by closing the valve at the end। मतलब पाइप के एंड में कोई वॉल्व लगा है उसको हम सडनली क्लोज करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, वो एक प्रेशर वेव, बहुत ही हाई इंटेंसिटी की प्रेशर वेव पाइप में प्रोड्यूस होगी, जिसके कारण जो है हमारा पाइप की वॉल्स पे हैमरिंग एक्शन होता है और इसी को हम बोलते हैं वाटर हैमर। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वाटर हैमर पे डिपेंड करती हैं, मतलब वाटर हैमर किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला आपका हो गया लेंथ, पाइपलाइन की लेंथ। दूसरा हो गया आपका इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाइप मटेरियल की। तीसरा हो गया इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द पाइप। और चौथा हो गया आपका स्पीड एट विच द वाल्व इज क्लोज। ठीक है, ये आपके चार मेन पैरामीटर्स हैं जिन पर जो है आपका वाटर हैमर का इफेक्ट डिपेंड करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट इज द मोबिलिटी ऑफ द गिवन मैकेनिक। तो फ्रेंड्स आपसे डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 3L-1 -2J-H। आए तो यहाँ पे एक भी नहीं, जीरो है। लिंक कितनी है फ्रेंड्स, लिंक यहाँ पे 4 है, 1 2 3 4। तो लिंक यहाँ कितनी है, लिंक यहाँ पे हो गई 4 - 1। ज्वाइंट कितने हैं फ्रेंड्स, सभी आपके बाइनरी ज्वाइंट है। तो क्या बोलता है, 1 2 3 4, ये आपके चार ज्वाइंट होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 3 9 4 2 Z, ये आपको मिलेगा 1। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा 1। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है एन ओपन सिस्टम। फ्रेंड्स यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि ओपन सिस्टम क्या होता है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका होता है ओपन सिस्टम, एक आपका होता है क्लोज सिस्टम, और एक आपका होता है आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये आपके तीन सिस्टम होते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मास, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एनर्जी का ट्रांसफर, यहाँ पे लिख लेते हैं एनर्जी का ट्रांसफर, यहाँ मास। तो ओपन सिस्टम फ्रेंड्स आपका मास का ट्रांसफर भी होता है और एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है। क्लोज सिस्टम फ्रेंड्स आपका ना तो मास का ट्रांसफर होता है, बस एनर्जी का ट्रांसफर होता है। और आइसोलेटेड ना तो आपका मास का ट्रांसफर होता है, ना तो आपका एनर्जी का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या लिखा हुआ है, ओपन सिस्टम में क्या होता है, वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड या और मास पे, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर भी यहाँ पे होता है, मास का ट्रांसफर फ्रेंड्स यहाँ पे हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68 क्या बोलता है, बोलता है द रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू द मैक्सिमम लोड इज नोन है। फ्रेंड ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि एवरेज लोड और मैक्सिमम लोड के रेशियो को हम क्या बोलते हैं। फ्रेंड इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी देखिए, इसको हम बोलते हैं लोड फैक्टर। ठीक है, तो आपको लोड फैक्टर का रेशियो याद रखना है, लोड फैक्टर इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइड बाई आपका मैक्सिमम लोड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही। क्वेश्चन 69 तक देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सीओपी ऑफ रिवर्सिबल हीट पंप इज 1.2। ठीक है, आपको जो है रिवर्सिबल हीट पंप के सीओपी दिया हुआ है 1.2। इफ इट इज रिवर्स टू रन ए रिवर्सिबल हीट इंजन देन इट्स एफिशिएंसी। अगर हम रिवर्सिबल हीट पंप को रिवर्सिबल हीट इंजन में कन्वर्ट कर दे तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको, जो है सीओपी दिया हुआ है कितना, हीट पंप का सीओपी आपको दिया हुआ है 1.2। और अगर हम सेम टेम्परेचर लिमिट की बात करें तो जो आपकी एफिशिएंसी होती है हीट इंजन की वो होती है 1/COP ऑफ हीट पंप। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन आपको मिल जाएगी कितनी, 3.33%। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला चल जाएगा 0.833। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन का।
अगला क्वेश्चन क्या है 17 नंबर, क्या बोलता है बेल कॉलिमन साइकिल यूज्ड फॉर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज, मतलब एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम जो है बेल कॉलिमन साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो आपकी होती है एयर, वो क्या होती है फ्रेंड्स, वो आपकी जो है रिवर्स जूल साइकिल होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी वाला से जाएगा, रिवर्स जूल साइकिल। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। तो हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हॉलो पाइप। तो हॉलो पाइप की प्रोडक्शन के लिए इसमें से कौन सी कास्टिंग बेस्ट होती है। आप सभी को याद होगा हमारी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग जो है बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्या बोलता है इफ द प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन द प्रपोर्शन ऑफ एसिटिलीन इन, मतलब आपका ऑक्सीजन जो है एसिटिलीन की मात्रा से कम है, तो उस केस में जो आपकी फ्लेम प्रोड्यूस होगी उसका नाम क्या होगा। प्लाज्मा आर्क, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम या कार्बोडाइजिंग फ्लेम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कार्बोडाइजिंग फ्लेम, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑक्सीजन की मात्रा ऑक्सीजन की मात्रा से ज़्यादा है। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोलता है कोल डस्ट इज एडेड टू मोल्डिंग सैंड इम्प्रूविंग ऑफ द कास्टिंग। तो हम कास्टिंग में क्या इम्प्रूव करने के लिए मोल्डिंग सैंड में कोल डस्ट को मिलाते हैं, सरफेस फिनिश, हॉट स्ट्रेंथ, कोलैप्सिबिलिटी या ड्राई स्ट्रेंथ। तो हम सरफेस फिनिश को बेहतर करने के लिए मोल्डिंग सैंड में कोल डस्ट को मिलाते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है the oxyacetylene gas used in gas welding reduces a flame temperature, मतलब ऑक्सीजन गैस में गैस जो आपकी गैस वेल्डिंग में इस्तेमाल होती है कितने डिग्री का टेम्परेचर क्रिएट करती है। फ्रेंड्स तो आपका अप्रॉक्स जो है 3200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर वहाँ पे क्रिएट होता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन क्या बोलता है लंका सार बॉयलर आपका कौन सा बॉयलर। फ्रेंड्स मैंने ऑलरेडी जो है इस पे शॉर्टकट पे वीडियो अपलोड किया हुआ है कि आपको फायर ट्यूब बॉयलर और आपको वाटर ट्यूब बॉयलर कैसे याद रखना है। अभी तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग यूपीआई विनर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्लेलिस्ट में पूरा देख लीजिए, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे बोलता है आपसे कि लंका सार बॉयलर कौन सा बॉयलर है, वाटर ट्यूब बॉयलर है, फायर ट्यूब बॉयलर है, लोकोमोटिव बॉयलर है या हाई प्रेशर बॉयलर है। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है जो आपका लंका सार बॉयलर होता है वो आपका फायर ट्यूब वाला होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है रैंकिन्स थ्योरी इज वैलिड टू, रैंकिन्स थ्योरी कहाँ तक वैलिड होती है, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, बोथ या नो। फ्रेंड ध्यान रखना है आपको, रैंकिन थ्योरी होती है वो आपका दोनों के लिए वैलिड होती है, चाहे वो शॉर्ट कॉलम हो चाहे वो लॉन्ग कॉलम हो। बट अगर हम आइलर थ्योरी की बात करें तो आइलर थ्योरी फ्रेंड्स आपका सिर्फ लॉन्ग कॉलम के लिए ही वैलिड होती है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 77 तक। तो 77 बोलता है पॉइजन रेशियो इज यूज इन, पॉइजन रेशियो कहाँ यूज होता है, वन डायमेंशनल बॉडी, टू डायमेंशनल बॉडी, थ्री डायमेंशनल बॉडी या बोथ टू एंड थ्री डायमेंशनल बॉडी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ टू एंड थ्री डायमेंशनल बॉडी। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक। तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है विच इज द करेक्ट, मतलब आपको चार ऑप्शन दिया हुआ है, बोलता है इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है। तो उस केस में आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सी ब्रैकेट में 1+1/m, जहाँ पे m आपका होता है पॉइजन रेशियो। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व ऑफ टरबाइन आर ड्रॉन बिटवीन, मतलब जब आप कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व ड्रॉ करते हैं हम ऐसे, वो आपका किन दोनों के बीच में ड्रॉ होता है। तो ये आप यहाँ पे आपका होता है स्पीड और यहाँ पे आपका होता है एफिशिएंसी। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए, एफिशिएंसी और स्पीड के बीच में हम कांस्टेंट एफिशिएंसी कर्व को ड्रॉ करते हैं। ठीक है? पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। 80 क्या बोलता है इंडिकेटेड पावर ऑफ ए फोर स्ट्रोक इंजन इज इक्वल टू, मतलब फोर स्ट्रोक इंजन की आईपी पावर किसके इक्वल होती है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक शॉर्टकट है प्लान डिवाइडेड बाई टू। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है बी सी वाला से हो जाएगा। क्या बोलता है सी वाला देखिए, प्लान डिवाइड बाई टू। ठीक है, यहाँ पे जो आपका इंडिकेटेड पावर होता है फोर स्ट्रोक इंजन का वो प्लान डिवाइड बाई टू के इक्वल होता है। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 तक। देखिए 81 क्या बोलता है लोकोमोटिव टाइप ऑफ बॉयलर, इसमें से कौन सा लोकोमोटिव टाइप ऑफ बॉयलर होता है, हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूब वाटर ट्यूब बॉयलर, वॉल वॉल्ड वाटर वॉल इनक्लोज फर्नेस टाइप, वर्टिकल ट्यूबुलर फायर ट्यूब टाइप या हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब टाइप। फ्रेंड्स यहाँ पे आपका जो लोकोमोटिव टाइप का बॉयलर होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल मल्टी ट्यूबुलर फायर ट्यूब बॉयलर होता है। यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। क्वेश्चन बोलता है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसमें से कौन सी जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है? कुछ नहीं फ्रेंड, सबसे आसान है, आप सी वाला ऑप्शन देखिए, पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो जो आपका होता है वो आपका डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 83 क्या बोलता है? परसेंटेज इलोंगेशन ड्यूरिंग टेंसाइल टेस्ट इज इंडिकेटिव ऑफ। जो आपका टेंसाइल टेस्ट के दौरान जो है परसेंटेज इलोंगेशन होता है, उससे हम कौन सी प्रॉपर्टी का पता लगाते हैं? तो उससे क्रीप, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी या इलास्टिसिटी। तो फ्रेंड उससे जो है हम डक्टिलिटी का पता लगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगला क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन बोलता है, ये सीधे सीधे आपसे फॉर्मूला पूछ रहा है। ठीक है, फॉर्मूला क्या बोलता है? कंसिडर a bar of length L and tapering uniformly from diameter D2 to D1 and subjected to axial load W. The टेंशन ऑफ द बार विल बी। तो यहाँ पे आपको सीधे फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? 4 WI डिवाइडेड बाई पाई ई D1 D2। तो यहाँ का फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो अब ऑप्शन नंबर ए देखिए, क्या ऑप्शन नंबर ए क्या है? 4 WI डिवाइड बाई पाई D1 D2 ई। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 तक। देखिए 85 क्या बोलता है? बोलता है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड in the body due to external loading within the elastic limit is known as। तो फ्रेंड मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कुछ प्रॉपर्टी एक्सप्लेन किया था, बस वहीं से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा, रेजिलियंस। रेजिलियंस जो होता है आपका, वो स्ट्रेन एनर्जी को स्टोर करता है बॉडी में जब हम उस पर एक्सटर्नल लोड लगाते हैं विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोलता है? तो ये बोलता है द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर मतलब सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसके सेंटर पे आपका लोड लग रहा है, तो आपसे इसे एस एफ डी बी एम डी, फ्रेंड आपको एस एफ डी याद रखना है। इसका एस एफ डी आपका ऐसे बनता है, और जो उसका बी एम डी होता है वो कुछ आपका ऐसे बनता है, मतलब ट्राइंगल के फॉर्म में आपका यहाँ पे बी एम डी बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी वाला से हो जाएगा, ट्राइंगल। ठीक है, पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है द रेशियो ऑफ द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ, मतलब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे बोलता है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द रेडियस ऑफ शाफ्ट। रेडियस ऑफ, सबसे आसान क्वेश्चन है फ्रेंड। आपसे पूछ रहा है कि इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं? तो इसके रेशियो को हम बोलते हैं टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस। मतलब इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, टॉर्सनल सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए स्टैटिक फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड में क्या होता है? रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस इज स्मॉल, फ्लूइड प्रेशर इज जीरो, लीनियर डिफॉर्मेशन इज स्मॉल, या ओनली नॉर्मल स्ट्रेस से कैन एक्ट। तो यहाँ पे स्टैटिक फ्लूइड में ओनली नॉर्मल स्ट्रेस जो है एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 तक। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? एन आइडियल फ्लूइड, इसमें से कौन सा आइडियल फ्लूइड है? वेरी विस्कस होता है, वन विच ओबेज, वो जो आपकी न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। थर्ड, ए यूजफुल एजम्पशन। फोर्थ, तो फ्रेंड मैं कुछ आपको आइडियल फ्लूइड प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ। पहला क्या है? इट इज इनकम्प्रेसिबल, मतलब उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। इट इज इरोटेशनल, मतलब इसका फ्लो जो स्मूथ रहता है, कोई भी टर्बुलेंस नहीं होता है। और आपका लास्ट है, इट इज नॉन विस्कस, मतलब देयर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन द फ्लो एंड हेंस द फ्लूइड हैज नो विस्कोसिटी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा कि फ्रिक्शन लेस एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन 90 की तरफ। 90 क्या बोलता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हेल्ड इन द टर्म्स ऑफ वाटर। फ्रेंड कुछ नहीं है, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू अगर याद होगी तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। वैल्यू क्या होती है? 101,325 किलो पास्कल, पास्कल में। ठीक है, तो इसको आप जो है हम पी इक्वल टू एच ओ जी सॉल्व करेंगे अगर हम, तो पी आपका ये हो जाएगा, एच आपका निकालना है, रो आपका हो जाएगा 1000, जी आपका हो जाएगा 9.81। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 10.3। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी वाला से हो जाएगा 10.3। ठीक है, पढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? 91 क्या बोलता है? विच टू फोर्सेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन फ्लोटिंग बॉडी। कोई बॉडी हमारी वाटर में फ्लोट करे, कौन से टू फोर्स इंपॉर्टेंट होंगे? पहला आपका होता है नीचे लगता है, दूसरा आपका ऊपर लगता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो है डी वाला से हो जाएगा, बायोएंसी फोर्स और ग्रेविटी फोर्स। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने ये एक्सप्लेन किया कि नीचे आपको ग्रेविटी फोर्स लगता है और ऊपर आपका बायोएंसी फोर्स। ठीक है, पढ़ते हैं क्वेश्चन 92। देखिए आपसे क्या बोलता है? फाउलिंग फैक्टर इज यूज। फाउलिंग फैक्टर को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो ध्यान रखना है अपने आपको, फाउलिंग फैक्टर हमेशा जो है हम अपने हीट एक्सचेंजर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एज ए सेफ्टी फैक्टर। अगर हम फाउलिंग फैक्टर की बात करें तो जो आपका फाउलिंग फैक्टर होता है, सॉरी फ्रेंड्स,
जो आपका फॉलिंग फैक्टर होता है, फॉलिंग फैक्टर रिप्रेजेंट द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द हीट फ्लो ड्यू टू द बिल्डअप। मतलब जब आपको कुछ समय बाद जब हीट एक्सचेंजर हीट फ्लो करती रहती है, हीट एक्सचेंजर से हमारा जब वाटर फ्लो करता रहता है, तो वहाँ पे जो है कुछ डल्ट जम जाती है, कुछ लेयर जम जाती है, उसको हम बोलते हैं फॉलिंग, जिससे कि हमारे हीट के फ्लो में रेजिस्टेंस पैदा होता है। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं फॉलिंग फैक्टर। तो फॉलिंग फैक्टर जो है हमेशा जीरो होना चाहिए अगर हमारा कोई नया हीट एक्सचेंजर, मतलब जितना हमारा उसमें लेयर बढ़ती जाएगी तो हमारा फॉलिंग फैक्टर भी इंक्रीज करते जाएगा। फॉलिंग फैक्टर जो है हमेशा हमारा जीरो होना चाहिए। ठीक है, बात करें फॉलिंग फैक्टर किस पे डिपेंड करता है, तो फॉलिंग फैक्टर डिपेंड करता है आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड्स पे एज वेल एज लेंथ ऑफ सर्विस पे। ठीक है, अगर फाउलिंग इंक्रीज कर रही है, फाउलिंग जो है आपकी टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसके साथ बढ़ती है, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर दे तो उसके साथ भी अपना बढ़ता है फॉलिंग फैक्टर। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डिडेंडम सर्किल डायमीटर इज इक्वल टू, मतलब आपका डिडेंडम सर्किल का डायमीटर किसके इक्वल होता है, वो आपका होता है पिच सर्किल डायमीटर मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ फाई। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका ए वाला से हो जाएगा, पिच सर्किल डायमीटर मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ फाई। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर 94 क्वेश्चन बोलता है द एग्जाम्पल ऑफ स्फेरिकल पेयर। फ्रेंड कुछ नहीं है, आपसे स्फेरिकल पेयर का एग्जाम्पल पूछ रहा है। क्या एग्जाम्पल हो सकता है, बोल्ट एंड नट, हेड स्क्रू ऑफ लेथ, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, या बॉल बेयरिंग एंड रोलर बीन। फ्रेंड यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्फेरिकल पेयर का जो एग्जाम्पल है वो आपका है बॉल एंड सॉकेट। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है लेथ बेड इज मेड ऑफ। तो लेथ का बेड जो होता है वो किससे बना होता है, माइल्ड स्टील से, एलॉय स्टील से, पिग आयरन से, या चिल्ड कास्ट आयरन से। तो आपको ध्यान रखना है जो आपका लेथ का बेड होता है आपका चिल्ड कास्ट आयरन से बना हुआ है। ठीक है, बात करते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है द फिलर गेज इज यूज फॉर मेजरिंग। फिलर गेज की हेल्प से हम क्या नापते हैं, फिलर गेज की हेल्प से हम कोई क्लियरेंस के बीच का डिस्टेंस या कोई गैप के बीच को मेजर करते हैं। इससे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कार्नोट साइकिल कंसिस्ट ऑफ। कार्नोट साइकिल में कौन कौन से चार प्रोसेस हैं, तो आपको ध्यान रखना है कार्नोट साइकिल में आपका रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन और रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये आपके चार प्रोसेस होते हैं आपका कार्नोट साइकिल में। ठीक है, बात करें कार्नोट साइकिल की। कार्नोट साइकिल आपकी जो एक आइडियल रिवर्सिबल साइकिल होती है, इसकी हाईएस्ट पॉसिबल एफिशिएंसी होती है एमंग ऑल हीट इंजन, उसी को हम बोलते हैं कार्नोट साइकिल। ठीक, पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 98 पे। 98 बोलता है द बेल कॉलिमन रेफ्रिजरेशन साइकिल यूज डैश। मतलब बेल कॉलिमन रेफ्रिजरेशन साइकिल में हम किस चीज़ का एज ए रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं, तो आपको याद रखना है हम एयर का जो है एज ए रेफ्रिजरेंट इस्तेमाल करते हैं बेल कॉलिमन रेफ्रिजरेशन साइकिल में। तो यहाँ पे क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो एयर जो है आपका इजीली अवेलेबल हो जाती है, नॉन फ्लेमेबल होती है और नॉन टॉक्सिक होती है, स्टेबल और इनर्ट होती है, इसीलिए यहाँ पे हम जो है एयर का इस्तेमाल करते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 90 यानी कि बोलता है द कंप्रेशन रेशियो इज द रेशियो ऑफ। तो कंप्रेशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रेंड्स कंप्रेशन रेशियो फॉर्मूला आपका होता है टोटल वॉल्यूम टू द क्लियरेंस वॉल्यूम। तो यहाँ पे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका सी वाला चीज जाएगा, टोटल वॉल्यूम टू क्लियरेंस वैल्यू। और आपको यहाँ पे कंप्रेशन रेशियो की वैल्यू याद रखनी है। तो पेट्रोल के लिए आपका होता है 8 to 10 और डीजल के लिए आपका होता है 15 से 20। ये आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है द फ्लो ऑफ एयर थ्रू द कंप्रेसर इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस देन इट। मतलब कंप्रेसर से फ्लो में जो परपेंडिकुलर फ्लो है एक्सिस के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा कंप्रेसर होता है हमारा, ये आपका फ्रेंड्स होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर सब मैंने आपको पूरे 100% आप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, जितने भी आपके दोस्त हैं उनको शेयर कर दिए। फ्रेंड हम आपसे मिलते हैं पार्ट नंबर 3 में। तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड टेक केयर।